तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी मुख्य ताज़ा समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तारीख खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में शासन व्यवस्था से जुड़े अध्यादेश पर लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त ध्रुवीकरण होने वाला है। एक तरफ इंडिया के नाम से बनी विपक्षी गठबंधन वोटिंग में एकजुट रहने की तैयारी में है, तो वहीं एनडीए भी शक्ति प्रदर्शन के लिए मेहनत कर रहा है। इस बीच मायावती की पार्टी बसपा का रुख अरविंद केजरीवाल को झटका देने वाला है, जो लगातार गैर भाजपा दलों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। मायावती की पार्टी ने फैसला लिया है कि वो दिल्ली वाले अध्यादेश पर वोटिंग और चर्चा से दूर रहेगी। इस तरह बसपा ने इस मामले में किसी का भी पक्ष न लेने की बात कही है, लेकिन इससे अप्रत्यक्ष तौर पर अरविंद केजरीवाल को ही झटका लगेगा। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस BR गवई ने खुद को केस से अलग करने की पेशकश तक कर दी। दरअसल उन्होंने इसके लिए कांग्रेस के साथ अपने पारिवारिक रिश्ते होने का हवाला दिया। बहरहाल शीर्ष न्यायालय की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ केस करने वाले भारतीय जनता पार्टी नेता पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस भेजा है। इस मामले पर 4 अगस्त को सुनवाई होगी। मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ खुलेआम हो रही हिंसा को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग पिछले 3 महीने से जवाब मांग रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शुक्रवार को कहा है कि वो पिछले 3 महीने से मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को लेकर 3 बार अधिकारियों के पास पहुंची, लेकिन उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। मणिपुर की हिंसा पर शिवसेना UBT के नेता संजय रावत ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर यूरोप के संसद में चर्चा हुई, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चर्चा हुई, UN में सवाल खड़े होते हैं, लेकिन हमारे सदन में चर्चा नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री 80 दिन बाद जवाब दे रहे हैं, उससे क्या होता है? आप समान नागरिक कानून की बात करते हैं, उससे पहले मणिपुर के कानून व्यवस्था की बात करें। पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर अब भारत में ही रहेगी या उसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा, ये भारतीय कानून को ही तय करना है। हालांकि सीमा ने पाकिस्तान जिंदा लौटने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि UP ATS द्वारा 2 दिन की पूछताछ के बाद सीमा और सचिन अब ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा स्थित अपने घर लौट आए हैं। ATS की पूछताछ खत्म होने के बाद घर लौटी सीमा से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि अगर भारत सरकार द्वारा आपको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए तो क्या करेंगी, इसके जवाब में सीमा ने कहा है कि मेरा यहाँ जीवन है और वहाँ मौत है। अगर उसे पाकिस्तान भेजा गया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। बिहार में नई शिक्षक भर्ती नियमावली के हो रहे विरोध के बीच बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस मुद्दे पर शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से आंदोलन कर रहे शिक्षकों से बातचीत की बात कही गई थी, लेकिन उसका क्या हुआ? शिक्षकों को ठगा जा रहा है। बीजेपी ने नियोजित शिक्षकों को सीधे राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की है। लोकसभा में अतीक अहमद को दी गई श्रद्धांजलि, जाने क्या बोले स्पीकर। जी हां, आपको बता दें कि अतीक अहमद को श्रद्धांजलि देते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अतीक अहमद UP के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। अहमद रेल संबंधी समिति के सदस्य रहे हैं। इससे पूर्व वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी का वीडियो सामने आने के बाद देश भर में गुस्सा है। इस अमानवीय घटना में मणिपुर पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। ये पूरी घटना 4 मई की बताई जा रही है। इस घटना के सामने आने के बाद विपक्ष मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह से इस्तीफे की मांग कर रहा है। घृणित वारदात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बीरेन सिंह से बात की है। बैकफुट पर आ चुके बीरेन सिंह ने मामले में अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने मांग की है कि दरिंदों को फांसी की सजा पर विचार किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बुधवार को पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर पूजा और नमाज जैसे धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए CRPC की धारा 144 लगा दी। पुलिस ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर पूजा, नमाज समेत किसी भी धार्मिक गतिविधि की इजाज़त नहीं होगी। आदेश के मुताबिक ज़रूरी होने पर पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त लेनी होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बेंगलुरु बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल न होने पर भ्रम फैलाया गया कि हम नाराज़ होकर चले गए। बैठक को लेकर मेरी किसी भी प्रकार की नाराज़गी नहीं है, ये सब बकवास है। हम सब एकजुट है, कोई चिंता नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी तीसरा मोर्चा बनाएंगे। बताया जा रहा है कि नए सिरे से बसपा और भीम आर्मी के अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों की सहमति से तीसरा मोर्चा बनेगा। MIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान ने इसके संकेत भी दिए हैं। पार्टी का तर्क है कि दोनों शीर्ष गठबंधनों ने क्षेत्रीय और छोटे दलों की उपेक्षा की है।
एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट के बाद चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार फिर आमने सामने आए हैं। बात रविवार दोपहर की बताई जा रही है, जब अचानक एनसीपी के कुछ नेता सीनियर पवार के दफ्तर पहुंच गए। अब महाराष्ट्र की राजनीति में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साफ संकेत मिल रहे हैं कि भतीजे के उठाए कदम से पवार खुश नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एक वकील को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि उसने देश के सर्वोच्च न्यायालय को पोस्ट ऑफिस समझ रखा है क्या। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा केरल के 39 वर्षीय वकील की एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें वकील ने अपने गृह जिले मल्लपुरम के तिरूर में वंदे भारत ट्रेन के लिए स्टॉप आवंटित करने का आदेश देने का अनुरोध कोर्ट से किया था। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और राजभवन के बीच चल रहे टकराव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों को साथ मिलकर फैसला करना चाहिए। कलह से ऊपर उठने की नसीहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि वह संवैधानिक पद पर है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि LG और मुख्यमंत्री को एक साथ बैठकर DERC के नए चेयरमैन का नाम तय करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ वालों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 3300 करोड़ की 2 परियोजनाओं समेत अन्य 164 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि नवीगंज से मित्रपुर सेन तक 71 किलोमीटर पर 4 लेन का चौड़ीकरण किया गया है। इसके अलावा लखनऊ सीतापुर एलिवेटेड रोड को तैयार किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान सोमवार को एनडीए में शामिल हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एनडीए की मंगलवार को होने वाली बैठक से ठीक पहले चिराग पासवान के सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होने को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है, विशेष रूप से बिहार की राजनीति के लिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में तीसरा मोर्चा बनाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टियों से बातचीत हो रही है, शीघ्र इसका परिणाम सामने आएगा। हमें तीसरा मोर्चा बनाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। बिहार में महागठबंधन को सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिमों को उनका हक नहीं देना है, उन्हें सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है, ऐसा अख्तरुल ईमान का कहना है। महिला पहलवानों ने भाजपा सांसद ब्रिजभूषण के करीबी सहयोगियों पर धमकी देने का आरोप लगाया है। इसके मुताबिक सांसद के करीबी सहयोगियों ने महिला शिकायतकर्ताओं को उस वक्त धमकी दी जब वो सरकार द्वारा बनाई गई निगरानी समिति के सामने पेश हो रही थी। इस बारे में एक लिखित शिकायत दी गई है। ब्रिजभूषण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रही महिला पहलवान ने समिति को इस बारे में ईमेल किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने से गुजरात हाई कोर्ट के इनकार पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है।